दोस्तों, इस खास सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूरे देश का जाना माना चेहरा कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि वेस्ट बंगाल के प्रभारी है, हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के कन्वीनर के रूप में जाने जाते हैं। वो कोऑर्डिनेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय दल है उसका पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन का जिम्मा उन पर है। कई सारी और खूबियां हैं उनमें। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं और साथ ही साथ बहुत ही महीन राजनेता हैं। तो मेरे साथ कैलाश जी हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज। धन्यवाद दीपक जी। बहुत सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मध्य प्रदेश के बारे में। नारा लगा था अब की बार 200 पार, लेकिन वो स्थिति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नारा जरूर था 200 पार का, पर यह बात है कि अब की बार फिर से सरकार नारा बदल लिया आज हमने। ये बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर दिया था और 200 पार की बात हमने जरूर की थी, पर हमें लगा कि जो चुनाव हुआ तो काफी क्लोज हो गया वो। और सरकार तो बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, पर हम 200 के आसपास में लगभग 150 के आसपास रहेंगे। क्या कारण लगता है आपका कि इतनी बड़ी फाइट आपको कांग्रेस दे पाई, जो बिल्कुल टुकड़ों में बटी हुई थी, आखिरी मोमेंट पे इकट्ठा हुई? देखिए, 15 साल की सरकार थी, थोड़ी सी तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, तो मुझे लगता है वही कारण था। इसके अलावा सरकार तो बहुत अच्छी चली, योजनाएं बहुत अच्छी थी और जनता तक योजनाएं पहुंची है, तो बाकी सब तो पॉजिटिव था। बस मुझे एंटी इनकम्बेंसी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, नारा भी लगा था माफ करो महाराज, हमारे पास है शिवराज, लेकिन क्यों नहीं चल पाया मामा का जादू उस तरीके से जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में चला था? आप 160 प्लस थे। मैंने बताया ना कि वैसे तो कमी कहीं पर भी नहीं थी, सिर्फ 15 साल की सरकार के कारण जो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बाद पिछली बार भी हम 170 प्लस थे, इस बार हम लगभग 150 के आसपास पहुंच सकते हैं। 150 बड़ा फिगर है। हाँ, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार वहां की गंवा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल, कुछ एग्जिट पोल्स ने कहा है कि बड़े नेरो मार्जिन से आप जीतेंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं बन रही है वहां पर। अब एग्जिट पोल कल आ जाएंगे, तो मैं लगता है इस समय तक स्पष्ट भी हो जाएगा कि हमारी सरकार बन रही है। और मुझे विश्वास है क्योंकि हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं। मैंने भी वहां पर 1 महीने लगातार रहकर काम किया और मैं बहुत दावे से और गंभीरता से कह रहा हूं कि सरकार बन रही है। थोड़ा सा हमारा मार्जिन कम हो सकता है, बाकी सरकार 100% बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति थी वो बहुत महीन स्तर पर तैयार होती है, बूथ लेवल पे प्रमुख, पन्ना लेवल पे प्रमुख। आपके पास क्या फीडबैक है? अगर मैं आपसे एक नंबर मांगू आज, एग्जिट पोल तो कल आ जाएंगे, लेकिन अगर कैलाश विजयवर्गीय से नंबर मांगे जाएं, कितने रियलिस्टिक नंबर हैं आपके 230 के अंदर, तो आप क्या फिगर देंगे? अगर मैं अंडर प्रेशर बोल रहा हूं, जिस प्रकार एग्जिट पोल और जिस प्रकार बताया जा रहा है, तो कम से कम सारी परिस्थितियां विपरीत हो, उसके बाद भी 130 सीट तो अवश्य आएगी। मतलब बहुमत से पार हो जाएंगे? 100%, बहुमत से पार तो 100% होंगे। आपने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, क्या लोकसभा लड़ने का इरादा है? नहीं, दरअसल आप जानते हैं मैं बंगाल का इंचार्ज हूं। हाँ, और लोकसभा के चुनाव बंगाल में तो वो मुझे ही तो वहां पर संभालना होंगे, तो लोकसभा लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए ज्यादा समय बंगाल में रहता हूं, तो मैंने कहा कि मैं अपने मतदाताओं के साथ न्याय नहीं कर पाता हूं। पिछले 4 साल से भी बहुत कम गया मैं अपने क्षेत्र के अंदर, तो मुझे माफ करिए, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया। पर मुख्यमंत्री जी की इच्छा तो नहीं थी, पर मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि मैं चुनाव लड़ लूंगा, जीत भी जाऊंगा, पर मुझे लगता है कि जो मतदाता वोट देते हुए अपेक्षा करते हैं कि जनप्रतिनिधि को हमारे बीच में आना चाहिए। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव एकदम करीब है और बंगाल में मुझे काफी समय देना पड़ेगा, तो मैं नहीं लड़ूं, इसलिए मैंने अपनी इच्छा प्रकट की, तो अध्यक्ष ने अनुमति दे दी। वेस्ट बंगाल पर आऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश पर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस ने, सब जनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो कमलनाथ हो, इसके चलते एक क्लोज फाइट हुई? आपका एनालिसिस क्या है इस मामले में? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि कांग्रेस ने इस बार संगठित रूप से चुनाव लड़ा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं इस बात की कांग्रेस की प्रशंसा भी करूंगा कि कांग्रेस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं पिछले 4-5 चुनाव से देख रहा हूं कि कांग्रेस हम सब बिखरी चुनाव लड़ती थी, पर इस बार मध्य प्रदेश में उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा, ये बात तो मैं स्वीकार करूंगा। और यही कारण था कि कांग्रेस थोड़ा सा टक्कर में भी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह कहा जाता था कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर 10 यूथ मौजूद है।
कहां से उनके कार्यकर्ता एकाएक जीवित हो गए? क्या उनको ये लगा कि 15 साल तक हम सरकार में नहीं है, 15 साल का वक्त हो गया है, 40 वाला 55 साल का हो गया है, 55 वाला 60, 65, 70 साल का हो गया है, तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं? देखिए, मैं बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा था कांग्रेस का भी। मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह जी बिहाइंड कर्टन थे। कर्टन के सामने अगर दिखाई देते तो कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई देते थे, पर बिहाइंड कर्टन जो दिग्विजय सिंह जी ने काम किया है वह बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला है। और मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस की संगठन का अगर विस्तार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत बारीकी के साथ बिहाइंड कर्टन काम करके कांग्रेस को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुना है कि वो रात में जाते थे और उन लोगों से मिलते थे जो रिबेल कैंडिडेट थे और उनसे कहते थे बैठ जाओ भैया, इस बार तो जीतने दो। हाँ, इस बार उन्होंने इस प्रकार का काम काफी किया। इस प्रकार का काम काफी किया बहुत। कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी थी कि दिग्विजय को आगे न किया जाए, क्या आपको लगता है कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी ठीक थी? शायद लगता है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना है, हमारे लिए बड़ा आसान होता था दिग्विजय सिंह जी का चेहरा दिखाकर कि अंधेरा प्रदेश, गड्ढे वाला प्रदेश, भ्रष्टाचार वाला प्रदेश, पर दिग्विजय सिंह जी का चेहरा नहीं होने से हमारी इस बात का असर समाज में कम पड़ता था। ये बात मैंने महसूस की चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन आपने कमलनाथ पर भी ये चस्पा करने की कोशिश की, भाई कमलनाथ और दिग्विजय तो भाई भाई थे, जो एमपीईबी का चेयरमैन था वो कमलनाथ जी बनाते थे, और अगर प्रदेश अंधेरे में था तो कमलनाथ जी भी उसके लिए जिम्मेदार थे। क्या वो आरोप चस्पा नहीं हो पाया? कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, जनता में वो बहुत बड़े नेता है और पर मास लीडर नहीं है, इसलिए कमलनाथ जी के बारे में कुछ कहना नहीं कहने का बहुत ज्यादा असर जनता पर नहीं होता था, क्योंकि कमलनाथ जी निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, पर नीचे कमलनाथ जी का नाम बहुत ज्यादा नहीं है। रिबेल ने कितना असर डाला? जयंत मलैया खड़े हो गए, रामकृष्ण कुसमारिया खड़े हो गए, जो बड़े नेता थे पार्टी के। जयंत मलैया ने बहुत साल तक मंत्री रहे, कई सालों तक मंत्री रहे। रामकृष्ण कुसमारिया बहुत सालों तक सांसद रहे, मंत्री रहे। इन जैसे लोग खड़े हो गए, तो क्या आपको लगता है रिबेल ने कितना इफेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को इन इलेक्शन में? नहीं, काफी किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 15 साल की सरकार तो हमारी बहुत अच्छी चली, पर संगठन में जो मजबूती चाहिए थी उसमें हम पहली बार थोड़े से कमजोर दिखे, क्योंकि साधारणतया संगठन इतना मजबूत मध्य प्रदेश में रहा है कि इस प्रकार के जो रिबेल करने वाले लोग थे हम उनको रोक लिया करते थे, पर इस बार हम रोक नहीं पाए। ये बात सही है बिल्कुल, और इसीलिए हमारी सीटों पे भी जो अंतर आ रहा है, थोड़ी कम हो रही, उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है। क्या कुछ रिबेल्स जीत भी रहे हैं? आपका ये असेसमेंट है? 1-2 जीत सकते हैं, 1-2 जीत सकते हैं, लेकिन वोट जरूर काटेंगे। वोट काटेंगे और हमारे उम्मीदवारों को हराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको क्या लगता है, क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की कोई गलती हुई? आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, 230 टिकट बटे हैं और सबके साथ बैठ के बटे हैं, तो कुछ टिकट में असहमति हो सकती है, बहुत कम प्रतिशत था, पर सर्वानुमति से टिकट बटे, कहीं पर भी कोई किसी की एक व्यक्ति की चली नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि टिकट में अगर कुछ 2-4 जगह गलती भी हुई होगी तो हो सकती है, पर इन ऑल टिकट अच्छे बटे थे। बीजेपी के बारे में माना जाता है कि बड़ा ऑर्गेनाइज संगठन है। क्या आरएसएस ने आपको पूरी तरह से बैकिंग नहीं दी? क्योंकि आरएसएस मध्य प्रदेश में बेहद मजबूत है। देखिए, संघ की भूमिका जो रहती है वो तो रहती है, पर मैं हमारी गलती स्वीकार करता हूं कि संगठनात्मक ढांचा हमारा जितना मजबूत रहता है, इस बार चुनाव में थोड़ा सा मुझे वीक दिखा। कारण? कई बार सरकार लगातार चलती है तो संगठन अपने आप उपेक्षित हो जाता है, तो मुझे लगा कि 15 साल की सरकार में संगठन थोड़ा सा उपेक्षित हो गया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको लगता है सरकार में मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं, वो जिम्मेदार है? अब जिम्मेदारी तो किसी की भी नहीं कह सकती, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये कि सरकार की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया, संगठन की तरफ कम हो गया, पर हाँ, जिम्मेदारी तो हम सबकी है। संगठन मध्य प्रदेश का कमजोर हुआ इन 15 सालों के दौरान, ये आप मान रहे हैं? मैं ऐसा मान रहा हूं कि सरकार की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया, संगठन की तरफ थोड़ा सा कम गया। आगे बढ़े, हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें। आपको क्या लगता है? कांग्रेस के नेता तो ये मान के लड्डू का ऑर्डर दे चुके हैं कि 3-0 हो रहा है, और उनको तो ये भी उम्मीद लग रही है कि कहीं तेलंगाना भी ना निकल जाए टीडीपी के साथ और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन के साथ। तो मेरे ख्याल से चांदनी चौक में लड्डू बनने लगे हैं। नहीं, वो लड्डू तो बनाए, कोई लड्डू बनाने में कोई बुराई नहीं, वो लड्डू हमारे काम में आ जाएंगे, हम उसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और कह देंगे कि इधर सप्लाई कर दो आधे रेट पर।
तो कल वो लड्डू खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? आपको लगता है 3-0 होगा? बहुत मुश्किल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपका क्या असेसमेंट? मेरा छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही, राजस्थान में नेक टू नेक है, पर सरकार बन जाएगी ऐसा लगता है मुझे। राजस्थान में आप बहुत पीछे थे और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और सबसे बड़ी बात वसुंधरा बेहद अनपॉपुलर हो गई थी। यहां तक नारा लगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। दरअसल क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बहुमत आ जाता है तो जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हो जाती। राजस्थान के पिछला इतिहास देखें, कभी भी किसी दल को इतना बहुमत नहीं मिला जितना पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि महारानी जी ने काम तो बहुत किया, डेवलपमेंट का बहुत काम किया, क्योंकि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य और मेरा तो राजस्थान काफी आना जाना है, मेरा आधा परिवार राजस्थान में ही रहता है। काम बहुत हुआ, पर काम जनता तक नहीं पहुंच पाया, या जनता ने ज्यादा अपेक्षा की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी बहुमत से पार्टी जीती थी वहां, तो अपेक्षाएं ज्यादा होने के कारण उसके अनुरूप काम नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी अनपॉपुलर जरूर हुई। अनपॉपुलर हो गई हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, आखिरी वक्त पर लोगों ने वहां पर ध्यान नहीं बेचा, कर्ज माफी का वादा किया राहुल गांधी ने। ये दो फैक्टर्स कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। ये दो फैक्टर्स सबसे मजबूत होकर निकले हैं सेफोलॉजी के एनालिसिस के हिसाब से। आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर है? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, पर कल भी मेरी एक सेफोलॉजिस्ट से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि शायद आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं है, 2 लाख रुपए के कर्ज का असर वहां पर हुआ है। यदि हुआ है तो रिजल्ट खराब हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वहां पर रमन सिंह जी इतने पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं और इतने अनडिस्प्यूटेड हैं कि उनका प्रभाव बहुत अच्छा है और वहां संगठन भी बहुत अच्छा है। तो सरकार तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, बनेगी ही, पर यदि ऐसा विपरीत रिजल्ट आया तो मुझे लगता है कि 2 लाख रुपए का प्रभाव निश्चित रूप से हुआ होगा, यदि सरकार नहीं बनती है तो। किसानों की कर्ज माफी का वादा लगभग सभी जगह राहुल गांधी ने किया है, आपको लगता है उसका मध्य प्रदेश में असर होगा? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा एक छोटा शब्द है, बाकी प्रभाव बहुत बड़ा करता है, वह है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता नेता की और राजनीतिक दल की कितनी है। मुझे कहते हुए बहुत इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की किसानों के प्रति विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है, और इनकी तुलना में कांग्रेस के किसी भी नेता की नहीं है, बल्कि नेता की नहीं अविश्वसनीयता ज्यादा है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, आप तो मध्य प्रदेश के ही हैं, आपको स्मरण होगा दिग्विजय सिंह जी जब 98 में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था तो उन्होंने कहा था कि बिजली किसानों की हम माफ कर देंगे, और बिजली ही नहीं मिली थी। तो ये बात किसानों को याद थी, इसलिए कांग्रेस की बात पे मध्य प्रदेश में तो किसानों ने विश्वास नहीं किया, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी विश्वास नहीं किया होगा। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ, मंदसौर गोलीकांड, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इतने आंदोलन किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मंदसौर पैदल चल के गए, जहां पर आपने उनकी गिरफ्तारी करी 144 लगा के। तो इतना बड़ा कृषकों का आंदोलन चला, वो भी मध्य प्रदेश में चला, तो आखिरकार शिवराज उसको समझ क्यों नहीं पाए? देखिए दीपक जी, जितना उसका प्रोपेगेंडा हुआ ना कि किसान आंदोलन, वास्तव में किसानों के द्वारा आयोजित नहीं था, प्रायोजित था वो। और यही कारण है कि मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि मंदसौर और नीमच में हम सारी सीट जीतेंगे। यदि किसान आंदोलन का असर होता तो हम वहां पर साफ हो जाते, पर वहां हम मंदसौर में सारी सीटें जीत रहे हैं, नीमच में हम सारी सीटें जीत रहे हैं, एक भी नहीं हार रहे। तो इसका मतलब है कि ये प्रोपेगेंडा था, गलत था, और इसका दुष्प्रचार का प्रभाव किसानों पर भी पड़ा कि ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चुनाव के कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेटर ये था जब शिवराज सिंह जी की पत्नी, जो कि बुधनी के अंदर प्रचार करती है, शिवराज सिंह जी वहां प्रचार नहीं करते हैं, जब एक गांव में जाती है तो एक महिला उनको ये चिल्लाती है कि यहां पर पानी नहीं है, और उसका भी बड़ा प्रचार हुआ था पूरे देश में, लगभग हर मीडिया ने उसको दिखाया था। क्या आपको लगता है वो भी आयोजित था या प्रायोजित था, या वो एक फैक्चुअल सिचुएशन थी जिसका उस महिला ने बखान किया था 15 सालों के बाद? क्योंकि लगभग 15 साल से बुधनी से एमएलए हैं शिवराज सिंह जी चौहान। दीपक जी, आप जानते हैं कि मैं लगातार 6 बार से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरे बड़े पारिवारिक संबंध है लोगों से। रमेश जी जो मेरी सीट पर लड़े हैं, आप जानते हैं कि मैं अभी से घोषणा करता हूं कि देश में सबसे ज्यादा वोट से वो जीतेंगे। हम भी जाते हैं ना उस क्षेत्र में, तो लोग सबसे पहले, और मेरे बड़े पारिवारिक संबंध है लोगों से। रमेश जी जो मेरी सीट पर लड़े हैं, आप जानते हैं कि मैं अभी से घोषणा करता हूं कि देश में सबसे ज्यादा वोट से वो जीतेंगे। हम भी जाते हैं ना उस क्षेत्र में, तो लोग सबसे पहले बता देते हैं ये कमी है, ये कमी है। ये बहुत स्वाभाविक है। जो लोग प्यार करते हैं आपको,
वो निश्चित रूप से अपनी नाराजगी बताएंगे। अब क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, 2 लाख मतदाता होते हैं, घर के अंदर यदि हम लेट जाते हैं तो पत्नी नाराज हो जाती, क्या ये आने का समय है? तो इसका मतलब पत्नी तलाक दे रही है क्या? ये तो स्वाभाविक है कि जो प्यार करता है वो अपनी नाराजगी बताएगा। तो इसका मतलब है कि जनता का प्यार है उनसे। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए कि पानी नहीं आया और लोगों ने नाराजगी कर दी। वो वीडियो मैंने भी देखा और बड़ा स्वाभाविक है वो, और ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी क्षेत्र में जाता हूं तो मैं मेरे बेटे के क्षेत्र में तो नहीं गया, पर रमेश जी के क्षेत्र में गया था, तो वहां एक महिला हाथ पकड़ के पीछे लगी, ये देखो कितना बड़ा पीछे वालों ने इंक्रोचमेंट कर लिया। तो मैंने कहा मैं हटाऊंगा चुनाव के बाद। अब पकड़ के ले गई मुझे, और मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि उससे संबंध ऐसे थे। अब ये तो किसी पत्रकार ने वीडियो करके देखा नहीं, तो कहते राष्ट्रीय महामंत्री को पकड़ के ले गई महिला और नाली दिखाई। तो वो स्वाभाविक है, बहुत इसको प्रचार इसका बहुत जबरदस्त हुआ। और आपने प्रश्न भी पूछ लिया, प्रचार का प्रभाव ये है, पर ये बहुत स्वाभाविक है इसमें। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2003 में एक सोनिया गांधी जी ने एक रैली करी थी, वहां पर जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, वहां पर लोगों ने खड़े होकर बोला था सोनिया गांधी को कि इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लगभग वही परिस्थिति हमको बुधनी में देखने को मिली। ना, ऐसा तो नहीं था, ये परिस्थिति तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं भी बुधनी को जानता हूं। आपको मालूम है कि हर चुनाव, इस चुनाव में जरूर नहीं गया, कि हर चुनाव में वहां जाता हूं। वहां शिवराज जी को बहुत प्यार करते, और विशेषकर ट्राइबल इलाके में तो अगर आप जाकर देखेंगे तो भगवान के फोटो के पास शिवराज जी का फोटो लगा है वहां पर बुधनी में आज भी। तो वहां बहुत मानते हैं लोगों को, और उन्होंने काम भी बहुत किया है, बहुत काम किया वहां की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद लागू हुई। वो जब सांसद थे, जब गरीब बेटियों की बहुत शादी किया करते थे वहां पर, तो लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। आपके कर्म क्षेत्र में आते हुए मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी फोर्स बनकर धीरे धीरे उभर रही है। वहां पर आपकी यात्राएं जो थी उस पर रोक लगाने की कोशिश की ममता बनर्जी ने। अब आप ये यात्राएं कब से शेड्यूल कर रहे हैं और कब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जाएंगे? देखिए, आज ह्यूमन राइट्स डे है, और मैं कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा मानव मूल्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल रात को ही हमारे एक बूथ के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। मुझे 3.5 साल हुए वहां के प्रभारी बने, आज की हत्या मिलाऊं तो 82 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, हत्या कर दी बिल्कुल, और लगभग 2,500 कार्यकर्ताओं के हाथ पैर काट दिए गए, और कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं के मकान में आग लगा दी, बेघर कर दिया। वहां पर विपक्ष को कुचलना, मतलब एकमात्र प्रदेश है पश्चिम बंगाल जहां पूरी तरीके से राजनीति का अपराधीकरण है और नौकरशाही का राजनीतिकरण है। कल आप विश्वास करेंगे, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चीफ सेक्रेटरी, डीजी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं से बात करें। हम लोग कल परसों 2 दिन वहां बैठे रहे, चिट्ठी 3-3 बार दी, 50 बार फोन किए, किसी अधिकारी ने पलटकर फोन तक भी नहीं किया। ऐसा देश में, तो जानते हैं कि मैं सारे देश में घूमता हूं, खाली इतना बोल देते कि हम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी से बात करना चाहते हैं। देश के किसी भी प्रदेश में कोई भी चीफ सेक्रेटरी बात करता है, पर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां आपको कलेक्टर भी, चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ा होता है, डीएम भी बात नहीं करेगा। वहां पर एकदम नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया। मतलब डीएम कार्यालय ऐसा लगता है टीएमसी का कार्यालय, और इस प्रकार के मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ कितने मुकदमे होंगे वहां। रोज 2-4 जब कहीं भाषण देके जाता हूं तो कोई सा मुकदमा कायम हो जाता है। कल भी कोई मुकदमा कायम हो गया। मैं इंदौर हाईकोर्ट से जमानत करवाता हूं, तो वहां जमानत नहीं हो, पता नहीं कितने थानों में मेरे खिलाफ मुकदमे है। तो वहां कभी भी कुछ भी विपक्ष को कुचलना, विपक्ष को दबाना और विपक्ष को प्रजातांत्रिक तरीके से सभा करने की भी अनुमति नहीं देना, ये वहां पर एक परंपरा चली आ रही है, और वहां पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात जानना है कि क्या बीजेपी भी टीएमसी की राह पर नहीं चल पड़ी है वेस्ट बंगाल के अंदर? क्योंकि आप भी जैसे को तैसे वाला जवाब देते हैं। अगर आपके साथ राजनीतिक हिंसा होती है तो आप भी राजनीतिक हिंसा करते हैं, या जिस तरह से सीपीएम और टीएमसी की लड़ाई होती थी, अब वैसी लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी होने लगी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहां हमने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कह रखा है कि हिंसा का सहारा मत लेना। यदि हम हिंसक हो जाएंगे तो वहां एक तरीके से
सामाजिक युद्ध हो जाएगा। समाज हम वो नहीं चाहते बिल्कुल भी, और पूरी तरह रोक के रखा। एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्युत्तर दिया हो, एक भी। ये बात सही है कि हमारे ही कार्यकर्ताओं को मारा। एक आपको वीरभूम का आपने खुद ने समाचार भी दिखाया, आप क्लिपिंग देख लीजिएगा। यहां दर्शकों को बता दूं, वीरभूम के अंदर पंचायत चुनाव के दौरान हमारा उम्मीदवार, उसके साथ उसके परिवार के लोग फॉर्म भरने जा रहे थे। टीएमसी के लोग आए, गोली मार दी परिवार के सामने। उसके फादर ने कहा कि हां, टीएमसी के गुंडों ने गोली मारी। फिर वीरभूम के टीएमसी के अध्यक्ष आए, उनके घर गए, वापस प्रेस को बुलाया और बोला कि नहीं, बीजेपी के लोगों ने मारा। दोनों सीन आपके ही चैनल ने दिखाए, आपको भी स्मरण होगा। और हमारे 5 लोग 302 में अंदर है बिना अपराध के। तो टीएमसी के द्वारा इस प्रकार वहां होता है, तो हमारे कम से कम मेरा ख्याल है 22-23 कार्यकर्ता 302 में जिन्होंने मच्छर भी नहीं मारा बंद है। तो इस प्रकार के झूठे अपराध, शायद आपको पता है कि नहीं, मुझ पर बच्चों को बेचने का विदेशों में जी पता है।